अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। एक नई सोच लिए आपको कहते हैं खुश आमदीद। मेरे साथ है गजल अशरफ और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। और आप सबको कहेंगे खुश आमदीद मेरी तरफ से भी सुबह की सोच में। और आज का दिन बहुत खास है, और खास इसलिए है, आज के दिन की अहमियत भी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 27 वर्ष मुकम्मल हो चुके हैं। जी हाँ, और पाकिस्तान ने आज ही के दिन भारत के 5 एटमी धमाकों का जवाब दिया था, और बड़े भरपूर तरीके से दिया था। चाकी के पहाड़ों में ये जवाब दिया गया था, और खित्ते में ताकत का तवाजुन बहाल किया था पाकिस्तान ने, और दिफा का हक भी मनवाया था। योम तकबीर हर साल 28 मई को मनाया जाता है, और आज 28 मई है, आज योम तकबीर मनाया जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के सामने पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा था, और पाकिस्तान ने एटमी तजुर्बात करके मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया था। पहली और आखिरी अभी भी हम ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब इस्लामी दुनिया में आप पहली थे और दुनिया की 7वीं कुव्वत बन गए थे। और इसके हवाले से अगर मैं मजीद आपको बताऊं तो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को जो है बलूचिस्तान के इलाके चागी के मकाम पर 5 कामयाब एटमी धमाके किए थे, जिसके बाद इस दिन को योम तकबीर के नाम से याद रखा जाता है। और मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देते हुए अपने पैगाम में कहा है कि मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार भी हैं, पुरअज़्म भी हैं। और वज़ीर आज़म की अगर बात की जाए, सदर पाकिस्तान की बात की जाए, तो उन्होंने भी मुबारकबाद के हवाले से पैगाम भी दिए हैं। और पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनने पर 27 साल मुकम्मल हो गए हैं, इस हवाले से भी बातचीत की गई है। और पाकिस्तान इस मरतबा योम तकबीर जो है वो आपको पता है एक अलग तरीके से मनाया गया है, मना रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरह से हमें एक फतह नसीब हुई है। एग्जैक्टली। और आज एक आम तातील भी है, लेकिन स्कूल्स में उस तरह से छुट्टी नहीं दी गई, क्योंकि आज तकरीबात होनी है, टैबलोज होने हैं, बच्चों ने परफॉर्म करना है। इस वजह से कल से बच्चों की स्कूल की छुट्टियों का भी आगाज होने वाला है। बिल्कुल ऐसे जिस तरह गजल ने कहा, आप सबको योम तकबीर मुबारक हो। आज से 27 साल पहले पाकिस्तान ने अपने दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया था, और भारत के एटमी धमाकों के जवाब में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। पूरी दुनिया ने बहुत प्रेशर डाला था। अमेरिका ने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि आपको इतने डॉलर्स मिलेंगे, इतनी इमदाद होगी। लेकिन उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज हों या फिर उस वक्त की जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराह हों, उन सब ने बुनियादुल मरसूस का किरदार अदा किया था, सीसा पिलाई दीवार का किरदार अदा किया था। और कदीर खान हो गए, डॉक्टर अब्दुल सलाम हो गए, डॉक्टर मुबारक मंद हो गए। इन तमाम तो लोगों को मुबारकबाद। और इन तमाम लोगों की एफर्ट से ही आज पाकिस्तान जिंदा भी है, ताबिंदा भी है, और कायम व दायम भी है, और हम आपके सामने भी हैं। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त सी स्टोरी है जो कि हमने आपको बतानी है। वैसे सबको पता भी होगा क्योंकि इतनी फेमस हो चुकी है, लेकिन वो कल क्या कहते हैं कि कल अभी वो आ रही थी, तो इस वजह से हम कल डिस्कस नहीं कर सके। ख़वातीन और हज़रात, बचपन में सुनते थे कि जिसका बुलावा आता है वो अल्लाह के दरबार में जरूर हाजिर होता है। ऐसा एक वाकया लीबिया के एक नौजवान के साथ पेश आया, जिसको ना लेकर जाने वाले जहाज को 2 बार फजा से वापस लौटना पड़ा। हाँ, एग्जैक्टली। और ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, एक मौजज़ाना सा एक सारा अमल था। हुआ कुछ यूं कि जनूबी लीबिया के सेवा एयरपोर्ट पर मौजूद हुकाम ने आमिर अल महदी को पासपोर्ट के एक मसले की बुनियाद पर तैयारे में सवार होने से रोक दिया। फ्लाइट के वक्त वो हिजाज जाने वाले मुसाफिरों के नाम पुकारे गए, मगर उसे अंदर जाने की इजाजत ना दी गई। फिर तैयारा अपने मुकर्रर वक्त पर उड़ान भरकर रवाना हो गया, लेकिन अल महदी ना मायूस हुआ, ना एयरपोर्ट की रवानगी हॉल से निकला। वो पूरी इस्तकामत और यकीन के साथ कहता रहा कि मैंने नीयत बांधी है, मैं हज के लिए जा रहा हूं और मैं जाऊंगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना, जब आपको पता होता है फ्लाइट चलेगी, अब तो वापस ही नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, बंदा मायूस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे है। लोगों ने उसको कहा कि भाई आपकी फ्लाइट जा चुकी है, अब तुम्हारा जाना मुमकिन नहीं है, लिहाजा घर चले जाओ, अल्लाह से मांगो कि अगले साल तुम्हें हज की सआदत हासिल हो। मगर आमिर ने किसी की नहीं सुनी और कहा कि देखना, मैं हज पर चला जाऊंगा। उधर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। त्यारा आसमान पे पहुंचा, अचानक से फनी खराबी हुई, त्यारा वापस आया। वापस एयरपोर्ट के करीब जब त्यारा आया तो ये मौका मेहदी के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर आया। मगर जब त्यारा वापस आया और मेहदी को सवार होने की इजाजत तलब की गई, तो पायलट ने सीढ़ी खोलने से इनकार किया, और त्यारे की फनी खराबी दूर कर दी गई, और वो एक बार फिर से उड़ान भरकर फजा में चला गया। अल महदी को पीछे छोड़ दिया, मगर वो मर्दे मोमिन, मर्दे आहन की तरह मायूस नहीं हुआ और घर ना लौटा, दूसरी बार भी नहीं हाँ लौटा। एग्जैक्टली। और हुकाम ने उसे समझाने की कोशिश की, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, लेकिन उसका जवाब ईमान से लबरेज था कि ये जहाज मेरे बगैर नहीं जाएगा, ये फिर लौटेगा। और हैरत अंगेज तौर पर वही हुआ, तैयारा एक और फनी खराबी का शिकार हुआ और मजबूरन उसे दोबारा एयरपोर्ट पर आना पड़ा। अब की बार पायलट ने ऐलान किया कि जब तक आमिर अल महदी सवार नहीं होगा
मैं जहाज नहीं उड़ाऊंगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ वो लम्हा जब मेहदी बिलाखिर तैयारे पर सवार हुए। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस वक्त मेहदी की खुशी दीदनी थी। लेकिन गजल पॉइंट इज दैट कि जब मेहदी जहाज पे सवार हो गए तो उसके बाद जहाज फनी तौर पे खराब नहीं हुआ, बल्कि जहाज जाके मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में ही जाके रुका। एग्जैक्टली मतलब आप ये देखें ना कि जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है ना, तो फिर आप ये कहें कि आप पूरे सिस्टम को हिला कर रख देते हैं। 2 दफा तैयारे की खराबी हुई, दोनों दफा तैयारा वापस आया, पायलट ने खुद मना किया, फिर पायलट ने खुद कहा कि मैं जब तक मेहदी नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं फ्लाई करूं। उसके बाद देखें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जमीन पर बहुत गैर मारूफ होते हैं लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ बहुत महबूब होते हैं, तो मेहदी उनमें से एक थे। बहुत मुबारक हो कि आप इतने मुकद्दस काम इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, बिल्कुल तला तमहेज मौजूद से वो घबराया नहीं करते। बिल्कुल, आपने तो सारी बात ही खत्म कर दी। आगे बढ़ते हैं और आपको पता है कि अब तो ईद भी आने वाली है और ईद कुर्बान के नजदीक आते ही जहां लोग ईमान से सरशार होते हैं, सुन्नत इब्राहिमी के लिए पुरजोश नजर आते हैं, वहीं अगर मैं माशरे की बात करूं तो माशरे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनमें ना तो ईमान का जज्बा होता है और ना ही इंसानियत होती है। क्योंकि एक वीडियो जो इस वक्त अभी चलेगी और आप देखेंगे कि किस तरह से एक खातून है जो बाइक पर आती हैं और घर के बाहर से एक बैल बैठा हुआ है, छांव में बैठा हुआ है। जाहिर है गर्मी इतनी है, खाने पीने का घर वालों ने इंतजाम उनके सामने रखा हुआ है और एक टब सा उनके सामने रखा हुआ है और औरत उस टब में से पानी फेंक देती है और उस टब को लेकर फरार हो जाती हैं। और ये वीडियो घर के सीसीटीवी जो कैमरा था उसने कैप्चर कर ली है। खातून को वाज़े तौर पर इस वक्त देखा जा सकता है चोरी करते हुए, मतलब खातून को और कोई चीज़ नहीं मिली तो उसने जानवर के बर्तन ही उठा के तो उसको दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एक तरफ हम आमिर अल मेहदी की स्टोरी सुना रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो कुर्बानी के जानवर के सामने से बर्तन भी नहीं छोड़ते। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे फिर भी उन घर वालों को शुक्र खुदा का अदा करना चाहिए कि ये गैंग के जरिए नहीं आई और उसने वहां से बैल को चोरी नहीं कर लिया। क्योंकि जो अगर उसके टब को उसके टब को नहीं छोड़ती जो औरत, वो उसको भी चुरा सकती थी। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। खवातीन औज़ात, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त स्टोरी है, एक अजीब गरीब है अर्जेंटाइन से। पुरस्कार अमवात से मुतालिक फिल्म की नुमाइश के दौरान सिनेमा घर की छत गिर गई। अच्छा। आपको बताऊं तो अर्जेंटाइन के एक सिनेमा हॉल में हाल ही में रिलीज होने वाली हॉलीवुड की मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की, उसकी नुमाइश जारी थी और उसके दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हादसा उस वक्त पेश आया जब फिल्म के खत्म होने से कुछ देर कबल सिनेमा की छत गिरी और उसका एक हिस्सा गिरा। अच्छा। इस हादसे के बायस एक खातून शदीद जख्मी हुई जबकि हॉल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। फ़यामा नामी जख्मी खातून ने बताया कि वो फिल्म देखने में मगन थी कि जोरदार आवाज आई, जैसे वो फिल्म का हिस्सा समझ बैठी, लेकिन फौरन ही छत का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और जो उनके घुटने पे आ गिरा और उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां मालूम हुआ कि उनके घुटने पर शदीद चोट आई। फ़यामा ने बताया कि अगर वो थोड़ा सा आगे ना झुकी होती तो वो पैनल उनके सर पर गिर सकता था, जिसके नतीजे संगीन हो सकते थे। और उन्होंने सिनेमा इंतजामिया पर गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए शिकायत दर्ज करने का ऐलान किया और उन्होंने इंतजामिया से सवाल किया कि अगर ये छत के टुकड़े उनके साथ बैठी उनकी बेटी पर गिर जाते तो इसका जिम्मेदार कौन हो? लेकिन अभी इसका भी जिम्मेदार कौन है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इससे एक मैसेज भी है कि जब आप सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो इतने भी मगन ना हो जाएं, अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखें, देखें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर चीज़ की खबर होनी चाहिए, जाहिर है। और जिस तरह से खातून कह रही थी कि वो उस आवाज़ को फिल्म का ही हिस्सा समझ बैठी, तो ये थोड़ी सी उनकी भी गफलत है, थोड़ा सा उनको देखना चाहिए था। लेकिन इस तरह की जब हॉल्स बनते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनको भी फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। बट लेट्स सी इसकी जिस तरह से इन्फॉर्मेशन आगे आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अभी हम थोड़ी सी कर रहे थे ना ईद के हवाले से, तो मेरे पास एक और माइंड में एक बात आ गई। ईद से निकल ही नहीं रही, बस ईद आने वाली, तो ईद की बातें अब मैं करूंगी। यौम तकबीर, ईद ईद जी हाँ, तो मैंने सोचा कि मेरे माइंड में जैसे एक बात आई तो वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। आप सबको पता है चूंकि बड़ी ईद अब नज़दीक ही है, तो हमारी जो स्टोरी है मैं जो आपके साथ शेयर करूंगी वो भी थोड़ी इससे मुतालिक है कि एक रिसर्च की गई है, उसके मुताबिक एक गाय जो होती है ना वो हर साल शार्क के मुकाबले में ज़्यादा बंदे मारती है। जी हाँ, ये मैंने कल पढ़ा और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि जो शार्क होती है वो ज़ाहिर देखने में इंतहाई आप ये कहें कि वो ख़तरनाक होती है, लेकिन जो बैल होता है जिसको आप अपनी ज़बान में वैड़ा भी कहते हैं कुछ लोग, जो हर तरह के नामों से पुकारते हैं ना, तो वो इंसान भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो ना इंतहाई खतरनाक होते हैं, वो शार्क के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो बंदों को मारते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक शार्क से 5 अफराद हलाक होते हैं, जबकि घोड़े की बात करूं तो
20 और एक गाय 22 अफराद को मार सकती है। और एक मच्छर की अगर मैं बात करूं जो कि एक शार्क के मुकाबले में लाखों लोगों को हलाक करता है। जानवरों में सबसे ज्यादा हलाकतों का शिकार होने वालों में हिरन का शुमार पहला नंबर उसका आता है, और जो बेशतर गाड़ियों से टकराने और शेर का शिकार भी बनती है। लेकिन इस ओवरऑल स्टोरी को मैं साइड पे रखती हूँ और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ईद करीब है, बैलों से आपने थोड़ा सा फासला भी इख्तियार करना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा बंदों को मारते हैं। ख़वातीन आज़ाद आगे बढ़ते हैं और जो ही ये ईद की स्टोरी बताती है तो मैं ईद से निकलने की कोशिश करता हूँ। हुकूमत सिंध की बात की जाए तो उन्होंने सरकारी तकरीबात में बच्चों के जरिए मेहमानों को इस्तकबाल के लिए जो वो अजरक पेश करते थे, टोपी देते थे या फिर तवाई पेश करते थे, अच्छा। इस रवायत को ख़त्म करने का एक बड़ा फैसला किया। इस हवाले से महकमा एजुकेशन सिंध की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक तमाम डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और हेड मास्टर्स को फौरी तौर पर अहकामात पर अमल दरामद की हिदायत की गई। अब किसी सरकारी तालीमी इदारे में बच्चों को मेहमानों के इस्तकबाल के लिए कतार में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। इस अमल को गैर मुनासिब करार देते हुए मुकम्मल तौर पर इस पर पाबंदी आयद की गई है और खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नई पॉलिसी का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा ताकि तालीमी माहौल को रस्मी तकारीब के बजाय तालीमी सरगर्मियों तक महदूद रखा जाए। थैंक यू सो मच हुकूमत सिंध, आपने बिला आखिर वो काम स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जिसकी वजह से बच्चे जाते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली ऐसा ही है क्योंकि जाहिर है फिर ना बच्चों में पढ़ाई का रुझान कम हो जाता है और वो इन तरह की एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं, तो जिस वजह से जाहिर है फिर उनका फ्यूचर भी खराब होता है। लेकिन एक एंड से अगर इसको पॉजिटिव देखें तो बहुत पॉजिटिव बात भी है, नेगेटिव देखें तो बहुत नेगेटिव है। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको बताऊंगी तोतों की कहानी, क्योंकि ईद के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं बार बार ईद की बात करती हूँ, गाय की कहानी, तोतों की कहानी, तो फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मैं अब गाय से निकल आती हूँ बाहर, तो मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। एक तहकीक हुई है जी, उससे पता चला है कि तोते अपने बच्चों में एक अनोखी उनको आवाज़ देते हैं, जैसे कि उनका नाम रख दिया या फिर उनका ये नाम उनके तोतों के झुंड में, मतलब अपनी शनाख्त, जैसे हम इंसान होते हैं ना, हमारा एक नाम है, हमारी एक आइडेंटिटी है, तो इसी तरह से तोते जो हैं, तोतों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चों को एक आइडेंटिटी देने की कोशिश करते हैं, नाम बताते हैं उनका, और बच्चे को कॉल का जवाब देना, उनको पहचानना, किस तरह से आप किसकी आवाज पहचान सकते हैं। और तोते तो वैसे भी आपको पता है बातें करते हैं इतनी इंसानों की तरह, तो ये उनके पेरेंट्स की एक जो है वो मेन बात है कि वो अपने बच्चों को उनका नाम देने की कोशिश करते हैं, उनका नाम अपना सिखाते हैं, और ये प्रैक्टिसेस हमने देखी। बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त थोड़ा सा कम हो चुका है, मुकाबला सख्त हो चुका है। मैं अगली स्टोरी बड़ी जल्दी से आप शेयर करता हूँ। पंजाब पुलिस, जिसके हवाले से बताया जाता है कि वो मुकदमा बिल्कुल दर्ज नहीं करती, लेकिन इस दफा पंजाब पुलिस ने 500 रुपए की कोल्ड ड्रिंक्स चोरी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। अच्छा। पुलिस के मुताबिक महकमा इस्लामपुरा, जो पुलिस का महकमा है उसके मुताबिक मोहल्ला इस्लामपुरा ईदगाह के दुकानदार ने 15 पर पुलिस को कॉल की। इसकी दुकान से 4 कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हैट्स ऑफ टू पंजाब पुलिस। एग्जैक्टली और अब शायद इसके ऊपर मजीद बात करना भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि जैसे आपने पहले बात कर दी थी, हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो लाखों करोड़ों वाले चोर नहीं मिलते, तो किस लेकिन देखे ना जिस तरह से एक इल्जाम था, एलिगेशन लगाया जाता था पंजाब पुलिस पर कि वो मुकदमा दर्ज नहीं करती। अब जिन्होंने मुकदमा दर्ज किए हैं सारा वो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। अल्लाह करे मुकदमा दर्ज कर दिए, अब इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी हो जाए। बिल्कुल, तो वो हमें जल्द नजर आएगी। जैसे इन्फॉर्मेशन सामने आएगी यकीनी तौर पर हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। और ये थी जी आज हमारी स्टोरीज का सेगमेंट, जिसको अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, क्योंकि ईद भी नजदीक है तो ईद से रिलेटेड ही हमने कहानियां भी आपके साथ शेयर की, फेमस स्टोरीज आई मीन टू से। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, थोड़ी मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। गजल ईद की बात कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी ईद की बात कर लूँ। बिल्कुल। ईद कुर्बान की आमद के साथ ही इस्लामाबाद में 5 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। सबसे बड़ी मंडी बाटा चौक में है। हमारे नुमाइंदे अरशद शाद इस वक्त बाटा चौक मंडी में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मंडी के क्या हालात हैं, किस तरह की कीमतें। अरशद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा क्या कुछ हालात हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो कि सज चुकी है। हर तरफ जो है हमें जानवर ही जानवर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, बहुत खूबसूरत हैं। और इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जानवर होते हैं। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा मवेशी यहाँ पर हर साल आते हैं, जिनकी खरीदो फरोख्त की जाती है। और यहाँ पर जो है ईद कुर्बान के हवाले से लोग आते हैं, अपनी मर्जी के मवेशी खरीदते हैं। मेरे साथ एक जो है वो आरती मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि अब तक मंडी की क्या सूरत हाल है? अब तक तो मंडी की बहुत इतनी नाजुक सूरत हाल है कि इतना ज़्यादा गाहक नहीं आ रहा, इसलिए अभी तक तो सब जानवर खड़े हुए हैं हमारे। चलिए ये बता दीजिएगा कि आपके पास किस किस किस्म के जानवर हैं, कौन कौन से जानवर हैं और उनकी कीमतें कैसे कैसे हैं? हमारे पास बहुत बड़े जानवर हैं, तकरीबन 18 लाख का भी है और 6 लाख का भी है, इससे ऊपर है, इससे कम नहीं है। अच्छा, आपके पास 6 से ज़्यादा लाख यानी कि 6 से 18 लाख रुपए के जो हैं वो जानवर हैं। अच्छा ये बता दीजिएगा, ये बहुत खूबसूरत मुझे बैल लग रहा है, ये मारता तो नहीं है? मुझे डर भी लग रहा है इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, ये शायद हमसे डर भी रहा है। ये बहुत खूबसूरत जानवर, इसकी क्या कीमत है? इसका 6.5 लाख है। 6.5 लाख रुपए। और 18 लाख रुपए वाला अगर आप हमें जानवर दिखाएं, हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि 18 लाख रुपए का भी यहाँ पे कुर्बानी का जानवर है। आपके जानवर हमें वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। 18 लाख रुपए वाला जरा जानवर आप हमें दिखाइएगा कि कौन सा जानवर है। जी, ये 18 लाख रुपए का जानवर है, निहायत खूबसूरत माशाल्लाह। इसका वजन कितना होगा? तकरीबन 12 मन होगा इसका वजन। 12 मन जो है वो वजन होगा। फी मन तकरीबन कितना आप चार्ज करते हैं एक मन का? तकरीबन 1 लाख 2.5 लाख तकरीबन। 1 से लेकर 2.5 लाख रुपए फी मन। और ये बहुत खूबसूरत हमें बैल नजर आ रहा है, इसकी क्या कीमत है? इसका 19 लाख है। इसका 19 लाख रुपए। तो ये बताइएगा कि आपका एक दिन का अखराजात कितने हो जाते हैं एक जानवर के ऊपर? तकरीबन 10 से 15 हज़ार एक जानवर का खर्चा है। यानी कि अगर 10 दिन जानवर आपके पास खड़ा रहे, ना बिके, तो उसकी 1 लाख रुपए कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि जो आज 18 लाख का है, 10 दिन बाद वो 19 लाख रुपए का हो जाएगा। ऐसे ही है। तो हम अपने व्यूअर्स को कहेंगे कि आप जल्द से जल्द आएं और जल्द से जल्द जो है वो जानवर खरीदें, क्योंकि पर डे इसका 10,000 रुपए रेट इंक्रीज होता जा रहा है। और जैसे जैसे ईद करीब आती जाएगी वैसे वैसे जो है वो इनके रेट भी बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा ये जो जगह है इसका हमने पता किया 30 बाई 30 फीट की जो एक एरिया है, इसका 2.5 लाख रुपए तकरीबन जो है किराया है। फिर जानवर की एंट्री फीस होती है 7,000 रुपए फी जानवर होते हैं, चाहे उसका वेट कोई भी है, चाहे वो बकरा है या गाय है या बैल है, कुछ भी है, उसका 7,000 रुपए उसकी एंट्री फीस है। तो इस किस्म के जो अखराजात हैं तमाम तर मिलाकर जो है ओवरऑल मंडी की इस वक्त जो सिचुएशन है वो काफ़ी जो है संगीन है। यहाँ पर ग्राहक काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, जबकि मवेशी हैं उनकी आमद हो चुकी है और हर तरफ हमें ताजे ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अरशद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अरशद, जिस तरह की आपने बैल दिखाया और जिस तरह की उनकी कीमतें दिखाई, मुझे लगता है कि वहां पे कस्टमर कम ही आएंगे, क्योंकि अगर 18-19 लाख के जानवर आप लोग जाते भी हैं, लेकिन 18-19 लाख यार, मतलब वो इस तरह है कि वैसे मुझे आपको बताऊं कि वो इतने 3-4 लाख 5 लाख की तो ठीक है, हर शख्स अफोर्ड कर सकता है, लेकिन खाना भी तो ऐसा और 18 लाख वाला तो मुझे 18 का नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था ना। अरशद ने अपनी साफ्ती जिम्मेदारी पूरी की, उन्होंने हर चीज उनसे पूछी, इतना रिबर्टल नहीं किया, लेकिन वो 18 का नहीं लग रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन ये भी है कि ज़ाहिरा महंगाई भी बहुत हो चुकी है, तो अगर हम उनको भी देखें तो ज़ाहिरा फिर उनका पालना, उनका ख्याल रखना गर्मी में, फिर उनको खाना खिलाना। मैंने तो ऐसे ऐसे जानवर देखे हैं जो कि देसी घी से उनके नाश्ते और खाने भी चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो खैर, हमने ईद की बात कर ली, आपको सिचुएशन भी बता रहे हैं। अब थोड़ी सी बात मौसम के हवाले से कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि महकमा मौसमियात ने आंधी तूफान और बारिशों की पेशगोई कर दी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं का जो नया सिलसिला है वो 28 मई से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो चुका है। और गुज़श्ता रोज़ भी शहर इक़्तिदार की बात करें तो बहुत तेज़ आंधी आई, वक्फे से जारी थी आंधी। फिर उसके बाद आपने देखा कि ओले भी पड़े हैं, और वो इस तरह से पड़े हैं कि विदाउट बारिश, पहले आंधी आई, थोड़ी सी बारिश हुई और फिर ओले पड़ते रहे। लेकिन वो अब उस साइज़ के नहीं थे जिस तरह से आपको याद होगा कि अब से कुछ अरसा पहले पड़े थे और बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन आंधी से भी बहुत नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है ये जानते हैं, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिदा राव ने हमें ज्वाइन किया। जाहिदा, बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कितना नुकसान हुआ कल? जी बिल्कुल, कल जो है इस्लामाबाद में एकदम से आंधी बारिश तूफान से कल्चरल महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही पेशगोई की गई थी कि 27 मई से वक्फे से हवाओं का सिलसिला शुरू होगा, मगरबी हवाओं पर। ये हवाएं जो आंधी झक्कर तूफान में तब्दील हो सकती हैं। तो फिर कल हमने देखा कि बारिश नहीं बल्कि खाली आंधी और गर्दो गुबार वाली आंधी थी, जिससे हद निगाह काफी हद तक कम हो गई। अगर हम नुकसान की बात करें तो काफी इमारतों के शीशे टूट गए, उसके अलावा दरख्त टूट गए, सोलर पैनल प्लेटें टूट गई, लोगों की और गाड़ियां वो कि उस तरह से तबाह नहीं हुई। लेकिन कल भी हमने गाड़ियां तबाह होती इस्लामाबाद में मनाजिर देखे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब का जो साइन बोर्ड है हमारी था वो गिर गया, मुख्तलिफ जगह पर तारे खंबे उखड़ गए, बिजली बंद कर दी गई। और महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार अलर्ट जारी किया जाता रहा कि न सिर्फ आंधी तूफान पर बाढ़ चलेगी बल्कि साथ साथ आलाबारी भी होगी, तेज हवाएं भी चलेंगी और बारिश भी होगी। इस्लामाबाद से हटकर पूरे पाकिस्तान में जो है ये सिलसिला हमने देखा। लाहौर में भी आंधी जो है रात को चली, रात रावलपिंडी जुड़वा शहर में मौसम ऐसा था। और आज फिर ये उम्मीद की जा रही है कि बादल आएंगे गहरे, कहीं बादल बरसेंगे, कहीं बादल बरसने की तैयारी करेंगे। और 31 मई तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा वक्फे से।
और महकमा मौसमियात को ये भी लग रहा है कि मानसून की जो बारिशें होती हैं वो भी प्री अलर्ट पहले ही शुरू हो जाएंगी। पहले हमेशा देखते हैं कि मानसून जून अगस्त में आता है, तो अब जो है ये मानसून वाला अलर्ट भी आज महकमा मौसमियात की जानिब से एक प्रेडिक्शन बताई गई है और बताया गया है कि रिलीज जारी की जाएगी, ब्रीफिंग रखी जाएगी तमाम मीडिया। ज़ाहिदा ये भी बताइएगा कि ये महकमा मौसमियात वाले कुछ ये बता रहे हैं कि ठीक है बारिशें तो होती थी, इससे पहले भी मानसून में होती थी, लेकिन ये जो यालाबारी का सिलसिला है ये कोई नया सिलसिला हम देख रहे हैं और ऐसी खौफनाक यालाबारी होती है जिससे गाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है, तो इसकी वजूहात क्या हैं और ये कब तक जारी रहेगी? जी तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि हमेशा हम देखते थे आंधी झक्कड़ तूफान चलता था, यालाबारी उनके लिए भी एक नई चीज है, लेकिन सबसे बड़ी बात मौसमियाती तब्दीली जो है खासकर इस्लामाबाद रावलपिंडी में ज्यादा क्यों हो रही है और दरख्त जो है इस्लामाबाद में बड़े शदीद काटे गए हैं और ये मौसमियाती तब्दीली जो हम सब जो है फेस कर रहे हैं कि गर्मी में सर्दी होती है, सर्दी में गर्मी होती है, बारिशें वक्त पर नहीं होती और बारिशें जब होती हैं तो इतनी अंधाधुंध होती हैं कि हमारे लिए वो रहमत की बजाय तबाही का बाइस बन रही है। तो जैसे मौसमियाती तब्दीली का जो असरात हमें बारिशों में भी नजर आ रहे हैं, तो वो रहमत की बारिश नहीं रहमत की बन जाती है और जालाबारी की सूरत में होती है। तो महकमे मौसमियात के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के असरात हैं, इसमें हमारा कोई अंडर कंट्रोल है, लेकिन हम सिर्फ एक अलर्ट जारी कर सकते हैं कि हमेशा जो है जालाबारी जब भी होती है तो अपनी गाड़ियों को, अपनी जो ऐसी चीजें होती है जो आपको लगता है कि नुकसान का बाइस बन सकती है, तो इस्लामाबाद के शहरियों की इस साल बहुत गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। कल भी हमने देखा गो के ज्यादा नहीं हुई, लेकिन दरख्त के नीचे आके बहुत सारी गाड़ियां जो है मुकम्मल तौर पर तबाह होगी, तो दोबारा ठीक भी नहीं हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ज़ाहिदा, और अब लोगों को ही एहतियात करनी होगी क्योंकि जिस तरह से ये खौफनाक बारिशों का सिलसिला है, आंधी है, तो महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट जारी किया। हमजा कातिल भी हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फराबाद से, मुझसे भी पूछते हैं, वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है कल। हमजा बताइएगा कैसी सूरत हाल रही कल वहाँ पर और कितना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल, तवील गर्मी के बाद कल जो बारिशें हुई उसके अंदर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है लिहान मुजफ्फराबाद को। कल गुज़श्ता रोज़ मुजफ्फराबाद की नवाई तहसील नसीराबाद के गांव बलग्रां के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके नतीजे के अंदर 4 अफराद उसकी ज़ात के अंदर आ गए और जिनके अंदर से एक माँ बेटी समेत 3 ख़वातीन शामिल थी और जिनकी डेड बॉडीज को जो रिकवर कर लिया गया, जबकि एक शख्स अभी भी ताहाल जो है लापता है। इसके अलावा अगर बात की जाए माली नुकसान की, तो 15 से 20 से जो मकानात हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो इस क्लाउड बर्स्ट की जो है के बायस जो तगयानी आई है उसकी नजर हो गए हैं, जिनके अंदर एक मस्जिद भी शहीद हुई है। इसके अलावा जो शराय नीलम की अगर बात करें तो शराय नीलम भी मुतअद्दिद जगहों से बंद थी, जिसको पाक फौज और जो मकामी यहाँ पे अदारे हैं उनकी रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन करते हुए बहाल किया है। ताहम जो ये बारिशों का सिलसिला है, इस दौरान STMA ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है कि जो शहरी हैं और जो सियाह हैं वो ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करें जहां पर क्लाउड बर्स्ट या लैंडस्लाइड आने के जो है। ठीक हो गया हमजा, ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज किया जाए, स्पेशली जिस तरह ज़ाहिदा बता रही थी 31 मई तक इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई, अलर्ट जारी किए गए, तो सयाहों को भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच हमजा काटिल, हम थे ऑल द वे फ्रॉम मुजफ्फराबाद। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि तहरीक इंसाफ अपनी सियासी बका और आप ये कहें कि बानी को रिहा करवाने की जंग तो लड़ी है, लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से भी बाज़गश्त है। मुज़ाकरात की मेज़ से पर्दे के पीछे क्या कुछ हो रहा है, मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही। अलीमा खान साहिबा की अगर मैं बात करूँ तो बगैर किसी को मुखातिब किए उनका ये कहना था कि आप आएँ और हमारे साथ बैठें और बैठकर बातचीत करें, जो भी गिव एंड टेक करना है कर लें। और उन्होंने कैटेगरी के लिए बात कर दी है कि चाहते क्या हैं इमरान खान साहब, एग्जैक्टली। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि कोई चीज़ आप छोड़ते नहीं है किसी भी हवाले से। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि ये बातें भी की जा रही हैं कि शायद बानी को जो है वो ईद से पहले, यानी कि इमरान खान को ईद से पहले उनकी रिहाई मुमकिन है। इस तरह की भी बातें हो रही हैं। ये छोटे छोटे सवालात हैं। अलीमा खान साहिबा के बयानात आना, फिर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, फिर आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों का भी एक केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है नजरसानी के हवाले से, उसके भी बहुत अहम रिमार्क सामने आ रहे हैं। लग नहीं रहा कि PTI के हक में कोई फैसला होगा, लेकिन ये तमाम तर सवालात हैं, इनको जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है नईम हैदर पंजोता साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं शुरू करती हूँ मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से ही, क्योंकि आप इस चीज़ों को बेहतर समझते हैं। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, नजरसानी अपील है सुप्रीम कोर्ट में, काबिल समाअत नहीं है ये, क्या लगता है आपको? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त बिल्कुल काबिल समाअत नहीं है जी।
उसकी रीज़न ये है कि जब एक ऐसा गैर आइनी बेंच, इसे आइनी बेंच नहीं कहेंगे क्योंकि ये 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर बना हुआ है, और जिस कमेटी ने ये बेंच बनाया है वो भी 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर बनी हुई है। तो ये तमाम अमल ही गैर कानूनी, गैर आइनी है। जब आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट बना दी और फिर उस बेंच के अंदर आपने अपनी मर्जी के, यानी हुकूमत की मर्जी के जजेस बैठे होंगे ताकि फैसला हुकूमत के हक में आए और सीटें उनको दी जाएं, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तो फिर आप समझ लीजिए कि इसके अंदर कौन सी मेंटेनेबिलिटी रह जाती है। जब रिव्यू लगता है तो रिव्यू के लिए सबसे पहले अदालत ने यह देखना था कि जो फैसला दिया गया था इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर अमल क्यों नहीं किया। पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती तौहीन अदालत की, उनको हथकड़ियां लगाई जाती इलेक्शन कमीशन समेत मेंबरान को, और फिर रिव्यू को सुनने से पहले देखना था कि क्या ये बेंच जो तश्कील दिया गया है इसके अंदर वो तमाम लोग शामिल हैं जिन्होंने मेन फैसला दिया था। तो वो तो बदल दिया गया, उसमें से 5-6 जजेस जो हैं वो ऐसे डाले गए जो पहले बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। तो फैसले के ऊपर अमल नहीं हुआ, रिव्यू आप सुन रहे हैं, तो ऐसे वाज़ेह नजर आ रहा है कि ये गैर आइनी बेंच जिस तरह से बनाया गया, जिस तरह से 26वीं तरमीम की गई और जिस तरह से समाअत के अंदर रिमार्क्स दिए जा रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं थी। तो इलेक्शन का हिस्सा, वो हामिद रजा साहब ने बताया कि मैं तो घोड़े का निशान लेने के लिए मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे कहा गया कि नहीं, आपको नहीं लिया जाता, आप आज़ाद हैं। इसी तरह से अगर देखें सेकंड पैरा के अंदर आए तो कोहाट से हमारे एमपीए बने हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, और दूसरा डीए खान से फैसल अमीन जो है वो एमएनए बने। तो पार्लिमान के अंदर मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, लेकिन किसी की आंखों पर अगर पर्दा है और वो आइन को जो है अपनी मर्जी से लिखना चाहता है, उसकी तशरीह अपनी मर्जी से करना चाहता है या रीराइट करना चाहता है, तो ये आइन के ऊपर हमला होगा। तो हर उस जज के ऊपर जो आइन की खिलाफ वर्जी करेगा आने वाले वक्त के अंदर, फ्यूचर के अंदर, आर्टिकल 6 जो है हर उस शख्स पर लगता है जो आइन को पामाल करता है। तो अब देखते हैं कि क्या ये करते हैं, लेकिन ऐसे बेंच से क्या तवक्को की जाती है जो कि हुकूमती माँ के ऊपर हो। ये पहले ही लिखा लिखाया नजर आ रहा है कि फैसला कहीं और लिखा जाएगा और यहाँ पर सिर्फ सुना दिया जाएगा। ठीक हो गया पंजोर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। मैं सवाल जरूर आपसे करता, लेकिन यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, न्यूज़ ब्रेक है। न्यूज़ ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर आपके साथ सवाल करेंगे। मुल्क गिर एहतजाज भी आप कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब, सवाल में जहाँ पे छोड़े गया था कि तहरीक इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज का तो ऐलान कर रही है, इस बार आपकी हिकमत अमली क्या होगी? और दूसरी जानिब अगर अलीमा खान की बात की जाए तो वो तो हमें स्ट्रेट अवे कहती हुई नज़र आ रही हैं कि अब शायद हम बात करना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि अगले बात करेंगे भी या नहीं करेंगे, या फिर हमें बताएं कि आप चाहते क्या हैं। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में। खान साहब ने कहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैसिव मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, और ये खान साहब ने मौक़िफ़ दिया है। खान साहब ने मुझे भी मेरी मौजूदगी के अंदर ये कहा था कि हम इस्लामाबाद इस दफ़ा नहीं आएंगे। ठीक है, खान साहब के ये कहने की जो रीज़न थी, जो कि कल अलीमा आपा ने भी बाहर आके बात की, कि वो इस वजह से नहीं यहाँ पर लाना, अवाम को लाने का कह रहे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्नाइपर्स से लोगों को शूट किया जाता है, लोगों को शहीद किया जाता है, बच्चों को शहीद किया जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि अपने नौजवानों का जो है वो खून उसके अंदर जो है वो हो। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम पूरे मुल्क के अंदर अब एहतजाज की कॉल देंगे। तो वो खान साहब जिस वक्त देंगे इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान जो है वो निकलेगा और कप्तान के हुक्म के ऊपर लब्बैक कहेगा, बजाय एहतजाज के। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, डील हमने करनी नहीं है। अदालतें वैसे ही बंद कर दी गई हैं, ताले लगे हुए हैं। आज भी हाई कोर्ट के अंदर ताला लगा हुआ था, आज समाअत थी अलकादर की जो कि नहीं की गई। तो ऐसे तालों की सूरत में फिर आपके पास यही होता है कि आप पूरी दुनिया के सामने ये मुकदमा रखें कि किस तरह पाकिस्तान में जुल्म किया जा रहा है, आइन को पामाल किया जा रहा है और लोगों को बिल्कुल। अब हमने मलवत साहब का भी बयान सुना था जो कह रहे थे कि इस वक्त जो अशद ज़रूरत है वो इसी चीज़ की है कि तहरीक चलाई जाए। मुझे थोड़ा सा ये बताएगा कि हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अगर फैसला वो पीटीआई के हक में नहीं आता तो उसके बाद आपकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या करेंगे आप लोग?
देखिए, हमने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके अंदर अपनी मर्जी से जो है लोगों की एडिशन कर दी गई है, यानी जजेस की एडिशन कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट बना दी गई है और इसके आप असरात देखेंगे। तो हम तो बिल्कुल जो है 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं। हमने कहा है कि पहले उसका फैसला दिया जाए। लाइव प्रोसीडिंग की भी हमने बात की थी, वो लाइव प्रोसीडिंग तो चल रही है लेकिन कौम के सामने वो हकायक आ रहे हैं कि जजेस क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो इस वक्त का हिस्सा बनेंगे, उस जुल्म बर्बरियत को तूल देने के अंदर, नाइंसाफी करने के अंदर, पाकिस्तान को इंसाफ नहीं फराम करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं देंगे, वो हिस्ट्री में जो है वो बुरे अल्फाज के साथ याद किए जाएंगे और उनकी जो फ्यूचर है वो बिल्कुल तारीख है और वो यहाँ पर भी सजा पाएंगे और अल्लाह ताला के सामने जब अगले जहान पेश होंगे वहां भी उनको जो है वो सजा मिलेगी। और वो क्योंकि ठिकाना वो तो हमेशा वाला है, तो वहां तो निकलने वाली बात ही नहीं है। यहाँ तो आप जो है सेटिंग करके जो है वो जज भी बन जाते हैं, जस्टिस भी बन जाते हैं और अपनी मर्जी से बेंच बना लेते हैं, लेकिन वहां कोई बचने वाली बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी जदोजहद जो है वो आइन के अंदर रहकर जारी रखेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, ये मखसूस अच्छा, नशिस्तें, ठीक हो ये गया। mandate, पंजू साहब, मुझे ये ये तमाम बताइएगा कि चीजें जो पिछले हैं सवाल के जवाब एक और सवाल भी आपसे किया था कि अलीमा खान बिल्कुल सबके सामने ये कह रही हैं, मुक़तदरा हलकों को, ताकतवर हलकों को, कि आप चाहते क्या हैं, जो हमें भी give and take बताइए। करना है। हाँ, कुछ भी आपने करना है तो हमें बता दीजिए। तो क्या यहाँ से हम ये अखज़ कर सकते हैं कि पीटीआई अब बैकफुट पर जा रही है और सिर्फ एहतजाज की कॉल सिर्फ कॉल तक ही है? नहीं, कोई बैकफुट पे जाने के लिए तैयार नहीं है। बैकफुट पे जाने का मतलब ये है ना कि पैगाम यही भिजवाया गया कि हुकूमती नुमाइंदों के जरिए जो है आप बातचीत करें, तो खान साहब ने इनकार किया। एक अफवाह फैलाई गई कि कोई जाकर अडयाला जेल में मिला है, खान साहब ने उससे भी इनकार किया। खान साहब ने मुज़ाकरात की बात सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जंग जो कभी भी मुंह दीवार कर सकता है, अमन जो दहशतगर्दी इस वक्त बढ़ चुकी है और जो आयरो ड्रोन अटैक्स और हमले हो रहे हैं और बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हम मईशत, आज मुल्क से लोग डंकियां लगाकर बाहर जा रहे हैं, महंगाई की सूरत है। तो खान साहब ने कहा ऐसे मसाइल की खातिर मैं बात करने के लिए उनके साथ जिनके पास इख्तियार है तैयार हूं। कोई इसको ये ना समझे कि मैं कोई मिन्नत कर रहा हूं, बल्कि मुल्क की खातिर मैं आगे हाथ बढ़ा रहा हूं और कोई इसके अंदर मुल्क का खैर खा है तो वो बढ़ाए, और अगर नहीं है तो हम तो अपनी हम तो अडयाला जेल के अंदर बैठे हैं और हम किसी सूरत को ये समझे कि किसी के सामने झुक जाएंगे या किसी के मंशा के मुताबिक चलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हूँ लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये जो फरौनियत है, हमने जैसे अपना आपने साबित कहा कि आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि हम सुन रहे थे अदम एतमाद की तहरीक लाने के हवाले से भी बातें हो रही थी, फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई, ऑल्दो कि उसकी कंफर्मेशन तो नहीं आई, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का सोच रही है और क्या इस पर भी पार्टी में अभी तक इख्तलाफात ही पाए जा रहे हैं? नहीं, अभी तक कोई ऐसा फाइनलाइज मामला नहीं किया गया। कहीं एक आध दफा किसी के साथ मेरी भी बात हुई थी, गुफ्तगू जरूर हुई थी, लेकिन जो हालात हैं उस तनाज़ुर के अंदर असद कैसर साहब ने स्टेटमेंट दी कि हम तो ये नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना कंडक्ट भी देखें कि जहां जंग छिड़ रही है और पाकिस्तान के अंदर वही फस्ताई जारी है, छापे गिरफ्तारियां, इमरान खान साहब को कैसे पाबंद रखे रखना है, कैसे तमाम लीडरशिप को पाबंद रखे रखना है, कैसे उनसे किताबें छीननी है, बच्चों से बात नहीं करवानी, उन तक डॉक्टर की एक्सेस को रोकना है, बहनों को रोकना है, वकला को नाके पे रोकना है, कंटेनर लगाने हैं, वहां ट्रक वालों को खड़ा करना है, ड्राइवर वालों से ट्रक के जो ड्राइवर्स हैं उनसे चाबी छीन के उन्हें सड़क पर जो है खड़े की रखना है ताकि लोग अंदर ना जा सकें, उनके रफ्का ना जा सके, वकला ना जा सके, फैमिली ना जा सके। तो एक तरफ फोकस तो वही है। मिलिट्री ट्रायल का फैसला आपने देखा कि इन्हीं दिनों के अंदर आया और पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो कि आइन का आर्टिकल 175(3) जो वाज़ेह कहता है कि एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया से अलग है, लेकिन एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया गया है इस सिस्टम पूरे को। यहाँ तो एग्जेक्टिव जो है अब वो फैसला करेगी किसी की तकदीर का कि कौन किसका मामला जो है इसके अंदर क्या जुर्म बनता है, क्या नहीं है, एविडेंस होगी नहीं होगी, एक अपनी मर्जी के बैठाए हुए ऑफिसर जो हैं वो फैसला देंगे कि फलां बंदे को 10 साल सजा दे दो, फिर उस ऑर्डर की कॉपी भी नहीं मिलेगी कि किस कानून के तहत दी, उसके अंदर शवायद क्या थे, क्या मामला था। तो ये सूरत हाल आप इसका मवाजना कीजिए कि हम तो मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा कर रहे हैं और करेंगे और किसी पे आसान नहीं है, लेकिन उनसे पूछिए जिनके मुंह से एक स्टेटमेंट नहीं आई, नवाज शरीफ साहब खामोश रहे, पाकिस्तान की जंग है और आप बयान भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप मोदी के यार हैं। मोदी का जो यार है
गद्दार है, ये बिल्कुल परफेक्ट नारा उनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि वो मोदी जो बगैर वीजे के जाती उम्र आता है शादी के अंदर इनकी, और वही मोदी जिसके बारे में मरियम कहती है कि ये मेरे अंकल हैं, वही मोदी जिसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती क्योंकि आपके कारोबारी इंटरेस्ट हैं, मामलात हैं और आपके तल्लकात हैं। तो वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान किसको अहम है और कारोबार किसको अहम है। इमरान खान ने तो जेल के अंदर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्या इनकी तरफ से कोई एक बयान आया? नहीं आया, ना आएगा। इसराइल या पाकिस्तान, यहाँ पर वहां पर वो वार ट्राइब्यूनल्स हैं इसराइल के अंदर जो उसने गाजा के अंदर बनाए हुए हैं, और दूसरा जो है यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री ट्रायल के जरिए लोगों को सजा साहब, दी गई। मुझे ये बताइए, अलीमा खान का एक और बयान भी आया कि विकेट के दोनों अतराफ खेलने वालों की कोई जगह नहीं है। तो इससे दो सवाल पैदा होते हैं। एक तो हमें ये बता दीजिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो विकेट के दोनों तरफ में खेल रहे हैं, और दूसरा ये कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों को क्या पार्टी से निकाला जाएगा? खान साहब ने वाज़ेह कह दिया है कि जो पार्टी की लाइंस हैं वो ही ले, जो नहीं लेगा वो फारिग हो जाएगा। और वो खान साहब जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि कौन जो है वो बिल्कुल क्लियर वाज़ेह है और कौन क्लियर नहीं है। तो इसी हवाले से अलीमा आबा ने बात की, क्योंकि खान साहब के ये अल्फाज थे जो उन्होंने दोहराए, तो उसमें तो कोई दो टोक है ही नहीं। हम तो देखें, पाकिस्तान की खातिर आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब बडयाला जेल के अंदर हैं, तमाम लीडरशिप वर्कर्स, और हम हर जगह पर मौजूद होते हैं। कभी भी एहतजाज होता है पाकिस्तान का नाम लेकर, हम निकलते हैं कि हमने पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती कायम करनी है। लेकिन जिन्होंने कानून तोड़ा है, क्योंकि वो सारे इकट्ठे हैं, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि एक काना दूसरा भी काना, तो वो कर रहे हैं। लेकिन हम उनके साथ, उनके खिलाफ लड़ेंगे, पुरअमन लड़ेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है, ना हम हथियार जो है चलाने का हमारे पास कोई कानूनी जवाज है। वो तो हथियार चला रहे हैं ना, उनके पास तो उनके पास भी नहीं कानूनी जवाज, लेकिन वो फिर भी चला रहे हैं। लेकिन हम तो पुरअमन हैं और हम अपनी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे, निकलेंगे, भरपूर तरीके से निकलेंगे, और इंशाअल्लाह ताला कप्तान की जब ये कॉल आएगी, पूरा जब पाकिस्तान कॉल आई ने बात की कि आप लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे, इंतजामात है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये भी क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है देखने वालों को भी इस हवाले से तशवीश है, वो भी क्लियर हो जाएंगे कि पीटीआई का ये जो एहतजाज है, ये तहरीक है, कॉल तो आएगी खान साहब की, लेकिन किस नोयत का होगा? क्या इस एहतजाज पे कुछ मुख्तलिफ भी हमें नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले भी आपकी तहरीकें, एहतजाज होते रहे हैं, ऑपोजिशन को भी शामिल किया जाएगा या नहीं? खान साहब का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मैं अपनी पार्टी को कहता हूँ, पूरी कौम को कहता हूँ कि तैयारी पकड़ें, मैं कॉल दूंगा, और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एहतजाज होगा, भरपूर तरीके से होगा, सख्त होगा, पहले से जो है वो और तरीके से होगा। इस दफ़ा स्ट्रेटजी जो है वो पहले की निस्बत बेहतर होगी, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला के फजल और करम से, जब अल्लाह ताला ने कामयाबी देनी है उस पर कामयाबी भी होगी। थैंक यू सो मच नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपने हमें वक्त दिया है। नईम हैदर पंजोता साहब का शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा पॉलिटिकल सेगमेंट जो आज थोड़ा सा हमने लेट किया, यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अक्टूबर 2024 में भारतीय रसल को शिकस्त दी थी। सऊदी अरब में पैदा हुए ये, लेकिन ये पाकिस्तानी है और इनकी अगली फाइट भी अब नेपाल में है, जो कि एक इंडियन के खिलाफ है। ईद के दिन में इनसे पूछते हैं कि इनके अगले प्लान्स क्या होंगे और किस तरह से ये इंडियन फाइटर्स के साथ फाइट करेंगे, क्योंकि इंडियन फाइटर्स की बात आके ना वैसे दिल को कुछ एग्जैक्टली इनकी जो फाइट थी ना वो बेसिकली शायद किसी और के साथ थी, लेकिन ये जब जंग हुई, पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी हुई, तो इंडिया से इनको एक चैलेंज आ गया कि अतर आपने हमसे लड़ना है। तो इन्होंने उस चैलेंज को तो उन्होंने कहा कि हम फेमस पर्सनालिटी के साथ करेंगे एग्जैक्टली तो इन्होंने उस फाइट को एक्सेप्ट किया और अब ये इंडियन रेसलर के साथ लड़ने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अतर जाहिद की। अतर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम, इट्स प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। सबसे पहले तो अपनी फाइट के हवाले से बताइएगा, किस तरह से ये बैकग्राउंड, थोड़ा सा तो मैंने बताया लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। बेसिकली भी इंडिया से तो मैच का प्लान नहीं था बिल्कुल भी मेरा, और जापान और डिफरेंट कंट्रीज में मैचेस थे। तो ये जैसे पाकिस्तान इंडिया वार की सिचुएशन शुरू हुई तो मुझे एक इंडियन ने चैलेंज कर दिया। अच्छा। तो उसने कहा कि अपना इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल है, मैं उसके लिए आपको चैलेंज करता हूँ, ऑन द लाइन रखो। और जिस तरीके से उसने चैलेंज किया वो बहुत ही बैड लैंग्वेज में उसने यूज़ की। हाँ, जो मुझे चैलेंज किया तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा लेट्स मेक दिस ऑफिशियल।
तो मैंने कहा कि एनीथिंग फॉर पाकिस्तान। और मुझे अब हर कोई कह रहा है कि उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम भी वीडियो बना के, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, अगर मैं उसी की तरह लैंग्वेज यूज़ करूंगा तो मुझ में और उसमें फ़र्क क्या रहेगा। exactly. तो उसका जवाब मैं अपनी परफॉर्मेंस से उसको रिंग में दूंगा, गाली दे के नहीं। तो इंशाल्लाह ये दुश्मन के लिए इतना ही काफी होता है कि आप उसको कामयाब होकर दिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात। अच्छा, मुझे ये बताएं अथर कि कितने आप प्रिपेयर हैं इस फाइट के लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी? तैयारी तो मेरी बहुत अच्छी है। अभी पिछले दिनों थाईलैंड में था तो वहाँ भी मेरी ट्रेनिंग हुई है बहुत अच्छी। वहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से कोचेज आए हुए थे, तो वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे न्यू टेक्निक, न्यू मूव्स लर्न किए हैं। तो इंशाल्लाह भी आप मेरे फाइट में देखेंगी, आप सब जो प्राउड करूंगा मैं आपको। अच्छा अदर, ट्रेनिंग तो ठीक है, वो अलग जगह पे होती है, लेकिन अब क्योंकि माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से आप कामयाबियां समेट रहे हैं, चाहे इंडिया के खिलाफ हो, नेपाल के खिलाफ हो, जापानीज के खिलाफ हो, अपना भी काफी ज्यादा एक्सपोजर हो चुका है, एक्सपीरियंस हो चुका है। वो कितना हेल्पफुल होता है आपकी इस तरह की बड़ी फाइट में? एक्सपीरियंस तो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप जब रिंग में जाते हैं तो आपने जो भी टेक्निक्स सोची होती हैं, जो भी आपके पास मूव्स होते हैं, तो वो अगले बंदे की भी इसी तरह टेक्निक्स होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ता है ये किस तरह कर रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको भी चलना पड़ता है। तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है, जो आपने ट्रेनिंग की हो, जो आपने पिछले मैचेस की हो, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो बस इंशाल्लाह अभी आप देखेंगे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी ट्रेनिंग है, वो मैं इंडिया के अगेंस्ट। हमारी ख्वाहिश है और हमारी आपके साथ दुआएं भी हैं कि आप जीत कर आएं, स्पेशली इंडियन अपने फाइटर्स के साथ जो आपका ओपोनेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस तरह से, एक ज़ाहिर है आप जितने बड़े पर्सनालिटी बन जाओ, जो कुछ जो एक स्ट्रेस तो रहता ही है, एक थोड़ी सी टेंशन रहती है जब भी आप फाइट के लिए मैदान में जाते हैं, तो किस तरह से आप हैंडल करते हैं? कोई खास टेक्निक्स है आपकी? बेसिकली अभी तो मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक प्रेशर तो होता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान आप हार नहीं सकते। तो यही है कि मेरा यही मानना है कि एनीथिंग फॉर पाकिस्तान, भले कुछ भी हो जाए। और मेरा यही होता है कि मैंने पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इमेज शो करना है। हमें जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है हमारे एनिमीज़ के थ्रू इंटरनेशनली, तो मेरा यही है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करके दिखाऊं कि हम कितने पॉजिटिव लोग हैं। और जी इट्स ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑन विद इंडिया। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि इंडिया के साथ जब आपकी फाइट होती है तो सर कॉन्फिडेंस तो हाई होता है आपका, इमोशंस भी हाई होते हैं, लेकिन वो जो प्रेशर होता है उसको किस तरह से आप हैंडल करते हैं? आई थिंक मैं इतना ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं, क्योंकि उस टाइम में इतना मोटिवेटेड होता हूँ और इतना पम्प्ड अप होता हूँ कि मुझे ये होता है कि मैं किसी भी लिमिट तक जा सकता हूँ इंडिया को हराने के लिए। तो ये स्ट्रेस डजंट मैटर फॉर मी। तो क्योंकि जिस तरह की आपकी ट्रेनिंग हुई होती है, जो तरह का आपका एक्सपीरियंस होता है, तो ये आपकी ट्रेनिंग में काम आता है। तो स्ट्रेस तो मैं इतना ज़्यादा लेता नहीं, बस ये एक तरह का प्रेशर होता है, क्योंकि आप जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो एक माइंड में होता है कि आप हार नहीं सकते, आपको बस जीतना है। तो और ये जो मेरा मैच है, ये इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल का मैच है, तो इंशाल्लाह ये मैं डिफेंड करने जा रहा हूँ। और अगर यानी मैं आप सबको जब प्राउड करूंगा, जो मैं जीतूंगा, तो पाकिस्तान के पास ही रहेगा टाइटल। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अतर फॉर जॉइनिंग अस। आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं कि आप जाइए और रॉक कीजिए और इंडिया के खिलाफ जब आप जीतेंगे, तो हाँ, जब आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जब आप सकता। जीतेंगे तो एक दफा फिर आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह, हमारी भी और पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस की। यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। हम अब आपको माजी के एक ड्रामे में लिए चलेंगे, माजी की कुछ यादों में लिए चलेंगे। एक हमारी और आपकी बचपन की यादों को ताज़ा करता है ये ड्रामा। 1998 में आया था और ये ड्रामा शोएब मंसूर साहब ने डायरेक्ट किया था ISPR के ताउन से। और इस ड्रामे की कहानी की बात करें तो ये ड्रामा 3 दोस्तों की कहानी थी, मगर लोगों के दिलों में आज भी ये ऐसे ही है जैसे कल की बात है। और इस ड्रामे की सबसे अहम बात ये थी कि इन सारे नामों से ही इनको लोग जानते हैं। हाँ, जो नाम में, जो ड्रामे में नेम्स थे, उनसे ज्यादा ये फेमस हो गए, बजाय इसके कि अपने नाम जो होते थे इनके। एग्जैक्टली। और गुलशेर साहब, फिर उसके बाद फराज साहब, इस तरह के नाम थे। आज जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि कैप्टन गुलशेर का किरदार उन्होंने जिस तरह से अदा किया, वो किस तरह से किया, क्या अप्स एंड डाउन्स थे, रियलिटी कितनी थी, कितनी एक्टिंग करनी पड़ी, क्योंकि ज़ाहिर है सब चीज़ें साथ साथ लेकर चलना। और मैंने ये ड्रामा उस टाइम नहीं देखा था, क्योंकि मैं शायद अभी पैदा ही नहीं हुई थी। और लेकिन इस ड्रामे को बाद में भी चलाया गया, तब देखा। और शायद ही कोई ऐसा फर्द होगा जिसने ये ड्रामा ना देखा हो। तो कहा जाता है, हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े कहते हैं कि बिल्कुल वो रियल एक्टिंग थी उसमें। रियल एक्टिंग थी। और मेरा ख्याल है कि आपके लिए ना एक दफा हम उसको क्लिप भी चला देते हैं, ताकि थोड़ा सा आपको माजी के झरोकों में लेके चलें कि किस तरह हम कह रहे हैं कि रियल एक्टिंग है। जरा देखते हैं कि अल्फा ब्रावो चार्ली की कुछ यादें हम ताज़ा चला दीजिएगा, क्योंकि गजल बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ। एक्टिंग देखनी है मुझे एक बार फिर से। अच्छा जी।
चलें कुछ मसले technical मसाइल आ रहे हैं, मसाइल जरा हम चलते हैं। कर्नल कासिम शाह साहब इनको कहते हैं तो थोड़ा सा और लगता है, हाँ। कैप्टन गुलशेर कहते हैं तो मजा आता है। कर्नल साहब कैसे आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। सर आपने ना एक जुमला कहा था ऑफ एयर में, और वो जुमला सम अप करता है आपके इस ड्रामे को कि कर्नल साहब रिटायर हो गए लेकिन कैप्टन गुलशेर अभी भी हाँ, वो कभी रिटायर नहीं होगा, बिल्कुल, लगता तो यही है। अच्छा, मुझे उस टाइम वाकई नहीं पता था कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे या इस पे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दुनिया में कहाँ घूम फिर रहे थे उस पे, कि मुझे इसकी डिस्कशन एक ऐसे वक्त में हम कर रहे होंगे आपस में, और किन लोगों से करूंगा जो अभी पैदा नहीं हुए थे उस वक्त ना। तो मतलब अभी आपने कहा ना कि मैं उस टाइम पैदा नहीं हुई, तो मुझे पता कि उसको ना इसकी डिस्कशन उन लोगों से हो रही होगी जो पैदा ही नहीं हुए अभी। मतलब थोड़ा सा लगता है। तो ज़बरदस्त ये वाकई ना, तो ये क्रेडिट तो जाता है शोएब मंसूर साहब को, इसमें तो सही। कोई शक नहीं है। तो बाकी जो प्रोजेक्ट को सारा बनाना, सोचना, डेवलप करना, और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली जैसे उन्हें सोचा वैसे एग्जीक्यूट भी करना, और एग्जीक्यूशन में क्या क्या मसाइल आ रहे थे, क्योंकि हम जैसे कहते हैं एक्चुअल सिचुएशंस में से गुजर रहे थे ना, जैसे बोस्निया था, या कभी सियाचिन गए थे, वहाँ पे सियाचिन जो डेंसम जो इलाका है वहाँ तक गए थे। तो वो उन इलाकों में जब धूप होती थी वेट कर रहे थे कि नहीं ये तो बादल वाला सीन था, तो बादल आएंगे तो रिकॉर्डिंग होगी। बारिश का सीन है तो वो वेट कर रहे हैं कि यार ये नहीं बारिश का आधा सीन तो हो गया, कमरे के अंदर से खिड़की के बाहर वाला बारिश आएगी तो आएगा, या तो वो इस तरह ना हमें तंग नहीं होते थे, कितना वेट करना पड़ा है, कभी आएगा। वो Enjoyment होती थी ना, cool होता था, मसनूई enjoyment। बारिश के हक में नहीं थे, मसनूई साए के हक में नहीं थे, मसनूई अंधेरे के हक में नहीं थे, मसनूई रोशनी के हक, वो प्रॉपर उस तरह, तो तभी तो चीज़ आगे तभी तो मेहनत चीज़ इतनी बिल्कुल ऐसा ही है। और एट टाइम वो, बल्कि बोस्निया में तो चूंकि मैं साथ था, सियाचिन में तो साथ ही था मैं, तो कैमरामैन भी वो खुद ही थे, अच्छा, तो कैमरा भी खुद करते थे, सारा साउंड भी खुद कर रहे होते थे, सब कुछ। तो वो हाँ, तो वो उस पे तो सर मैंने सुना है अपने बड़ों से, और जो जायरा जब बाद में देखा तो उस तरह से भी बड़ों से, इतनी मेरी कह एज दो, नहीं थी। मेरी कह दो, हाँ। आपसे अपने पेरेंट्स से कि मतलब अल्फा ब्रावो चार्ली ये जो किरदार थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे इन्होंने, और उसी की बिना पर, और आप तो इसलिए भी फेमस थे क्योंकि आप बहुत ही मासूम पठान लगते थे ये भी आपके बारे में एक फेमस बात है। वो एक मुझे याद है, वो फराज साहब को आप कहते होते ना, और यार मैं भी वो उसको शहनाज को मैं जानता हूँ यार, वो अच्छी लड़की है ना, तो मैं भी तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा, दूसरा मैं पठान भी हूँ तो मैं पश्तो में सिफारिश करूंगा, बड़ा अच्छा होगा। और फिर आप आखिर में बड़ी मासूमियत से कहते हैं यार मुझे बड़ा अफसोस है यार, लड़की तो अच्छी है, लड़का भी अच्छा होता तो क्या बात लड़का भी अच्छा ही मिलता गया। तो सर ये जिस तरह गजल ने कहा कि ये वाले किरदार और ये रियलिटी ये किस तरह थी, मतलब कि हमने आपको उसके बाद किसी ड्रामे में या किसी मूवी में नहीं देखा, लेकिन उस किरदार ने आपको इतना बड़ा बना दिया माशाल्लाह से। नहीं, बड़ाई तो अल्लाह की है, बड़े हमने क्या होना है। बहरहाल उस पे मुझे तो लाइक उस टाइम ये अंदाज़ा भी नहीं था ना, रिकॉर्डिंग हुई और उसके 3 साल बाद इसको यानी एक शेप मिली, और फिर हम बल्कि जब ऑन एयर आ रहा था तो कुछ हिस्से रह गए थे, कुछ डबिंग का इशू आ गया था, तो दोबारा डब करना पड़ रहा था। अच्छा। तो साथ साथ डब हो रहा है, साथ साथ ऑन एयर आ रहा है। तो उस वक्त ये बड़े मुश्किल था ये सोचना भी। आजकल तो आसान है, आजकल तो पूरे महीने में ना एक आध सीरियल या एक आध एपिसोड तो कम से कम बन ही जाता है। उस टाइम तो 10 मिनट के एपिसोड के लिए इतना मुश्किल होता था सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट करना। और चूंकि ये लोकेशन स्पेसिफिक था ना, ये अब आपको लाइक मोना डिपू जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर की परमिशन, उधर का टाइम, कि वहाँ क्या स्केड्यूल चल रहा है, उधर कोई ट्रेनिंग चल रही है, क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम ना कि वहाँ पे लोकेशन भी अवेलेबल है कि नहीं है। तो ऐसी चीज़ें ना ये तो उस टाइम हमें समझ आ रही थी ना कि कितना मुश्किल है। 7 दिन है, 7 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो 8वें दिन पता नहीं वहाँ कोई ट्रेनिंग चल रही है, क्या चल रहा है, ऐसे चल रहा होता रहा। फिर मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस वक्त, तो वो मेरी क्लासेस शुरू, फिर फराज MBA कर रहा था। अच्छा। उधर वो मेरे एग्जाम शुरू हो रहे, क्या करे फराज कहाँ पे ध्यान दे, पढ़ाई फराज चलांगे मारा था, मेरे एग्जाम हो रहे, क्या करे उसमें। शेफ से कहते नहीं रात को आओगे, दिन को आओगे, क्लासेस के बाद इधर। तो वो 12। अच्छा सर, ये जो लेफ्टिनेंट थे वो उस वक्त फौज में भी सैकड़ों लेफ्टिनेंट हुए होंगे, आपकी सिलेक्शन किस क्राइटेरिया में हुई थी? ये आपके सुनहरे दिन से निकला? सुनहरे दिन से। और वो मैं अकेडमी में था, तो आई वाज ऑन पनिशमेंट। अच्छा। और मेरी तो बाकी सब छुट्टी गए हुए थे, मेरी छुट्टी रोक ली गई थी, तो आई वाज देयर। तो वो जब शोएब साहब आए ना, तो अवेलेबल मैं ही था। तो मुझे चूंकि मैनेजमेंट जानती थी, जो मेरे सीनियर्स थे, सुपीरियर्स थे वहाँ पे, तो उनने कहा ये अवेलेबल है, तो चलो आप इनको ब्रीफ करो।
तो वो मैंने शुएब साहब से पूछा कि आपने मतलब मेरे में आपको क्या नजर है? कहते नहीं, मैं तो मतलब मैं पहले से प्लान करके नहीं जाता, वहाँ जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और फिर लोगों से मिल के फिर सोचता हूँ हाँ इस बंदे पे मैं ये लिख लूँगा तो ये ठीक बैठेगा। अच्छा। तो ही वो लोकेशन देखता हूँ, सोचता इस लोकेशन पे ऐसा कुछ लिखे जाए, तो कहते हैं मैं पहले से किताब लिख के नहीं जाता कि इसमें मैं लोगों को फिट करना है। ये बेसिक चीज़ मुझे नजर आई है शुएब मंसूर। मैं कभी भी ऐसे जब भी कहते हैं मुझे, कहते हैं जब मैंने कोशिश की है ना कि स्क्रिप्ट लिख के बंदा ढूंढूं, हमेशा फेल हुआ हूं। फेल हो तो जाता कहते है हैं सेम देखकर सर, मैं बंदा। जितनी तैयारी करके प्रोग्राम में आता हूँ, मेरे से प्रोग्राम अच्छा नहीं होता। हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उस टाइम ऐसे तो यकीनी तौर पर आपके बहुत से ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे उस वक्त के, आप कुछ बता भी रहे हैं, लेकिन कोई डायलॉग जो उसी अंदाज में आप हमें बता सके, देखने वालों की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी। डायलॉग नहीं था, सीन्स थे बाज इस तरह के जो कि एक्चुअल रियलिटी बन गई, अभी वो हिस्ट्री बन जाती अगर वो ऐसे हो जाती। क्योंकि एक दफ़ा बोस्निया में रिकॉर्डिंग हो रही है जिसमें शेलिंग शुरू होती है, अच्छा, एक्चुअल शेलिंग शुरू हो गई। अच्छा, शुएब साहब को मना कर रहे थे, शुएब साहब ने व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई थी, हमारी यूनिफॉर्म ग्रीन थे, वो कहते ये जो दुश्मन की पोस्टें हैं ना, वहाँ से व्हाइट रंग की टी शर्ट नजर आती है उनको। अच्छा। और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते थे जो सर्ब्स थे। तो वो और हम, क्योंकि वो सर्बिया और बोस्निया ऐसे है जैसे कश्मीर का बॉर्डर है ना, उधर वो भी आपको देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, तो वो हम उस पे जब वो सीन था ना कि मैं ट्रेंच में बैठा हुआ तो वायरलेस सेट हाथ में होता है, तो वो कह रहे थे कि ये लोकेशन बहुत प्रोमिनेंट है, उन्हें कहना यही लोकेशन बेस्ट सूट करती है, साया दरख्त जो भी बैकग्राउंड नजर आ रहा था, और वहीं बैठ गए। और जैसे ही मैं ट्रेन में था ऊपर से अच्छा वो था कि अपने मसनूई ब्लास्ट करने थे ना, कि नजर आ रहा है कि शेलिंग, और एक्चुअल शुरू होगी। प्रॉपर गोला मारा, कुछ 200 मीटर के फाते पे ग्रॉस करके गिरा है, दूसरा गिरा। अच्छा शुएब साहब हम समझ रहे थे हमारे ये ना, ये हमारे ब्लास्ट वगैरह जो हमने किए थे, और वो एक्चुअल शुरू हो गया, दस करके मारना शुरू हो गया। शुएब साहब को मैंने हाथ खींचा, ट्रेंच के अंदर खींच दिया उनको ना आगे। अच्छा, वो इस बंदे को मैंने देखा, उसको बिल्कुल चेहरे पे खौफ नहीं आया था शुएब साहब का। मैंने ये मैं यार देख, उस दिन से ना मैं यार ये इस बंदे का दिल कितना बड़ा है। तो वो देख रहा था उनको ना कि वह एक्चुअल मैं जब अभी दोबारा उस वक्त तो खैर जब ब्लास्ट की आवाज़ें आनी शुरू हुई तो वो एक्सटेंट ऑफ डैमेज समझ आता है कि गड़स करके उधर गिरा है, दूसरा गिरा है, और वो फिर ऐसा होता है कि एक लाइन पे ना एक गोला गिरता है, फिर वो जो उधर निशानची बैठा होता है ना, वो तोपची को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और राइट कर लो, इधर मारो, धरस, वो साथ साथ बता रहा होता है। गन तो की और लगी होती है, दूर लगी होती है, मगर जो उसको डायरेक्ट कर रहा होता है ना, उसको नजर आ रहा होता है ऊपर ना, तो उसने वो कह रहे इधर मारो, तो नजदीक आ रहा था हमें, तो बिल्कुल ना साथ, तो वो बहरहाल 2 के 3 गोले लगे थे, फिर हमारी गन शुरू हो गई फायर करना, तो फिर वो बंद हो गया। और बहरहाल मतलब है कि शुएब साहब के चेहरे पे खौफ नहीं है, जबरदस्ती मैंने खींचा है उनको ट्रेंच के अंदर, वो तो नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग चल रही थी साथ साथ। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग फिर बंद हो गई ना, हाँ वो जब ब्लास्ट हुआ ना, वो जो पहला है ना जब ब्लास्ट की आवाज, आई थिंक ये वही सीन है जब एक्चुअल ना उस पे ये वही रिकॉर्डिंग क्लिप वही है, क्योंकि उस टाइम मुझे तो पता है कि वहाँ शेलिंग शुरू हो गई थी, तो इस तरह बहरहाल सही। अच्छा, मुझे कल साहब ये बताइएगा कि आपके साथ वाले भी बहुत सारे कर्नल थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि हम पूरी जनरेशन ने आपको देखा है ना, आप कहीं बाजार से भी जा रहे हो तो हमें पता होता है वो कर्नल कैप्टन शेर खान है। सो ये वाली फीलिंग भी होती थी जब आप आर्मी के कॉन्वॉय के साथ कि आगे पीछे जाते थे कि बड़े बड़े ऑफिसर्स को कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन कप्तान साहब साथ से जा रहे हैं, कैप्टन शेर खान, गुलशेर, कैप्टन गुलशेर, आपको पिक्चर्स बनाना और इसका मिलना। ये एक मजे की बात बताऊं, एक दफ़ा मैं ये जैसे वाघा बॉर्डर है ना, वैसे गंडा सिंह भी है, वाघा तो ऑलमोस्ट सबने देखा हुआ है, गंडा सिंह कम लोगों ने देखा हुआ है, ये कसूर के साथ आगे जाके। अच्छा, मैं गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर ना वो बॉर्डर परेड देखने गया, अब मैं कमीज शलवार और वेस्ट कोट पहनी हुई थी, इस तरह गया हूँ वहाँ पे। उधर चूंकि ये बात थी 2002-3 की ना, तो सामने ना उन लोगों ने पहचान लिया, कुछ सिख भी बैठे हुए थे, उनके लोग बैठे हुए थे, कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनने पहचान लिया, वो नारे मारने शुरू कर दे, गुलशेर। इधर से ना वो रिटेलिएशन शुरू हो गई, क्यों नारे मार रहे हैं। तो मैंने रोका, मैं कहा नहीं ये आप समझ नहीं आ रहे उस पर। तो एक सरदार जी की आवाज मारी, ओए साड़ा भी गुलशेर है। अभी भी ना मुझे अभी तक ना वो उसका जुमला सरदार जी का याद पड़ता है कि साड़ा भी गुलशेर है ना। तो वो उस पर पता नहीं किधर होंगे अभी, तो उसको तो इस प्रोग्राम में तो उनको सत श्री अकाल ही भेज सकता हूँ, अगर वो सुन रहे हैं, नो किधर होंगे, अल्लाह सलामत रखे उनको। सही बात है। तो बहरहाल वो भी देखने आए। यहाँ पे तो यहाँ तो होते थे, मैं वो मुझे याद है किस तरह करते हुए ना। सही हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि जाहिर है फिर जब आपने रिटायरमेंट आपकी हो गई, जाहिर है एक इस तरह से रैंक को, आर्मी को छोड़ना, अभी आप बता रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड हमें कि अब आईटी से भी आपका ताल्लुक है, कैसे ये सफर फिर कैसे शुरू हुआ? नहीं, मैं आईटी इंजीनियर तो था, मैं इंजीनियरिंग की भी थी। आप इंजीनियरिंग कोर में थे? नहीं, आई एम फ्रॉम सिग्नल्स कम्युनिकेशन ना, उस पे
तो वो अभी इस जंग में सिग्नल ने कितना काम किया है। बिल्कुल। सिग्नल से ही तो काम किया। हाँ बिल्कुल। तो वो उस पर मैंने उसके बाद यही फील्ड फिर मैंने कंटिन्यू रखा। तो साइबर इंटरनेट सर्विसेज, पाकिस्तान को नेट हर जगह, पाकिस्तान के फ्यूचर ये है कि इसको हमने हर घर तक अगर ये इंटरनेट पहुंचा दिया तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि जैसे आपने किसी को एक फाइबर ऑप्टिक पहुंचा दी उसके घर तक और उसको ट्रिपल प्ले सर्विसेज आपने दे दिए, तो इंटरनेट किसी बच्चे तक पहुंचाना ये है कि आपने बुर्ज खलीफा में कहीं पे आपने उसको एक शॉप ले दी है, पूरी दुनिया उसके सामने है, जो बिजनेस करना चाहे कर ले। और आजकल तो कंटेंट राइटिंग हो गया, कोई भी चीज़ अपना कोई छोटा सा आर्ट लेके उसको शोकेस करे उसके ऊपर नेट के ऊपर, तो बिजनेस ही बिजनेस है। आपने छोटे छोटे बच्चे देखे इतने छोटा सा कंटेंट बनाते हैं और शुरू हो जाते हैं, हाँ एकदम उसका वायरल हो जाती है। तो ये एक बिजनेस है, एक फील्ड है और ऐसे ऐसे फील्ड अभी आपको और नजर आते रहेंगे जिसका आज हम शायद विजुअलाइज भी ना कर सकें। बहुत कम लोग हो कि किस चीज से बिजनेस में, अब टिकटॉक का सोचा था किसी ने? सही बात है। दुनिया का मैं ख्याल मालदार तरीन बंदों में वो जिसने टिकटॉक का ऐप बनाया था। और उसमें लोग सेलिब्रिटीज भी बने। नहीं, गेमिंग देखिए, नेट पे जो गेमिंग हो रही है ये उस पे 1990s में, अर्ली 90s में ना कोरियन ने इसको फील किया था। तो कोरियन की जो प्रीमियर है उसके पास मसूशी नाम था उसका, तो ही वेंट टू हिम और उसे कहा कि जिसके गूगल्स में उसके शेयर्स हैं, उसके $100 मिलियन के शेयर से स्टार्ट दिया था उसने। तो वो उसने जाके उससे बात की उनकी प्रीमियर से कि आप उसको ना बिल्डिंग कोड्स के अंदर आप शामिल करें ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आपकी बातों से बहुत मजा आ रहा था और हम इस तरह कह रहे थे कि हम कंटिन्यू भी कर सकें, लेकिन हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है। थैंक यू सो मच कर्नल साहब फॉर कमिंग, और हमारी बचपन की यादें आपने ताज़ा की, अपनी जवानी की यादें आपने ताज़ा की हैं। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे कैप्टन गुलशेर ब्रावो, और आज हमने वो अल्फा ब्रावो चार्ली को वापस जिंदा करने की कोशिश की है। आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।